आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is where are most people employed. जैसे आपने पढ़ा है कि 3 सेक्टर हैं हमारे पास इकोनॉमी में: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस डायग्राम. This is indicating about the share of different sectors of the economy in the employment in the percentage form. तो ये जो बार डायग्राम है ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कितना कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में हमें बताता है। तो पहले हम जो डाटा कंसीडर करेंगे, दिस इज ऑफ द ईयर 1977-78। इंडिया में 1977-78 की जो स्थिति थी उसको हम इस पहले डायग्राम से, ये जो पहला बार है यहाँ दिया हुआ आपको, इससे हम इसको समझेंगे। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं 71% जो शेयर है ये प्राइमरी सेक्टर का था 1977-78 में। उस समय हमारी जो वर्क फोर्स थी उसका 71% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा था। उसका रोजगार का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर था। वो अपने रोजगार के लिए निर्भर था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पर। तो देश की वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 मतलब 71%, इतना बड़ा हिस्सा देश की वर्कफोर्स का उस समय प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता था, यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पर। और आप दूसरा देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये 11% शेयर जो है ये डिपेंड करता था एम्प्लॉयमेंट के लिए सेकेंडरी सेक्टर पर। दिस डाटा इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम इसको कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ फिनिश्ड गुड्स हम बनाते हैं, यूज़फुल गुड्स बनाते हैं। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, पढ़ा ही है आपने ऑलरेडी सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो डिपेंडेंस था एम्प्लॉयमेंट का वो काफ़ी कम था, इट वाज जस्ट 11%। और जो तीसरा जो हमारा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, इसमें हमारी वर्क फोर्स का उन दिनों में 18% शेयर जो है वो लगा हुआ था। टर्शियरी सेक्टर आप जानते हैं सर्विस सेक्टर होता है। तो सर्विस सेक्टर पर भी जो डिपेंडेंस था एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी काफ़ी कम था। तो आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर दोनों को मिला दें तो ये 18 + 11 दिस बिकम्स 29%। तो ये जो 1/3 से भी नीचे है, मतलब 1/3 से भी काफ़ी कम है ये दोनों ही सेक्टर्स में मिलाकर। तो ये डाटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि
उन दिनों में मतलब 1977-78 में हमारी वर्कफोर्स का डिपेंडेंस जो था रोजगार के लिए वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पर था। लोग खेतीबाड़ी ज़्यादा करते थे, उन कामों में ज़्यादा लोग लगे हुए थे, ज़्यादा जनसंख्या उन चीज़ों में लगी हुई थी। इसके अलावा माइनिंग का काम था, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग और फिशिंग या फिर लाइव कैटल स्टॉक, इस तरह की जो भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंस था लोगों का। और साथ में सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही कम था। इसका मतलब हमारे यहाँ इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। और साथ ही जो सर्विस सेक्टर था उसमें भी हमारी जो परफॉर्मेंस थी या जो डिपेंडेंस थी रोजगार के लिए वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे हम। नाउ लेट अस डिस्कस कि आफ्टर 40 इयर्स क्या डिफरेंस आया, कितना चेंज हुआ ये पैटर्न, डिपेंडेंस जो था एम्प्लॉयमेंट के लिए उसमें किस तरह के परिवर्तन आए। तो ये जो डाटा हम डिस्कस करने लगे हैं दिस इज रिलेटेड टू द ईयर 2017-18, 2017-18 का डाटा है ये। तो अभी 3-4 साल पहले का ही पुराना डाटा ये हमारे पास है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो अब हमारी वर्कफोर्स का 44% जो हिस्सा है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। रोजगार के लिए अभी भी हमारा जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उनकी वर्कफोर्स का 2%, किसी में 4%, किसी में 6%, इस तरह की उनकी वर्कफोर्स वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश में अभी भी 44% है, तो ये बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारी वर्कफोर्स का 25% शेयर जो है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए सेकेंडरी सेक्टर पर। तो अगर हम इसको 1977 से कंपेयर करें तो ये लगभग डबल हो चुका है। मतलब पहले 11% था उस समय, लेकिन अब 25% हो चुका है। मोर देन 2 टाइम्स, डबल से भी कुछ ज़्यादा ये हुआ है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब भी डिपेंडेंस बढ़ती है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए तो देश में इनकम बढ़ती है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से उतनी अच्छी आमदनी नहीं मिलती है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ये दोनों ही हाईली पेड होते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का मतलब है कि लोगों की आमदनी बढ़ती है। इसी तरह से अगर हम टर्शियरी सेक्टर को देखें तो 2017-18 में टर्शियरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट शेयर था इट वाज 31%। तो ये 31% था। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि लगभग 1/3 हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है टर्शियरी सेक्टर पर, सेवा क्षेत्र में। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि जब सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ता है तो आय बढ़ती है। तो हमारे देश में जो सर्विस सेक्टर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, खास करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या टेलीकम्युनिकेशन है, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, इस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ है। तो अगर हम इस डाटा को कंपेयर करें तो हमारे देश में अभी भी सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस है रोजगार के लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंस होना किसी भी इकोनॉमी के पिछड़ेपन को दिखाता है। वो ये इंडिकेट करता है कि ये इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड है। अभी भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंस है हमारा वर्कफोर्स का ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमारा कंट्रीब्यूशन जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो और ज़्यादा कम होना चाहिए। ज़्यादा वर्कफोर्स हमारी शिफ्ट होके सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में उसको
काम करना चाहिए या वहाँ पर उनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए ताकि देश का जीडीपी बढ़ सके और लोगों का जो जीवन स्तर है वो और अच्छा हो सके। तो जैसा हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट किस किस सेक्टर में कितना कितना परसेंट है, यहाँ आपने देखा कि 44% वर्कफोर्स अभी भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है इन सेक्टर्स का। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है इट इज मोर देन 60%। और सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज अराउंड 25%। और जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 15%। दिस इज रफ डाटा, एक्यूरेट डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप इसको बुक से रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से वो बहुत ही कम है, इट इज जस्ट 15%, सिर्फ 15% है। जबकि वर्कफोर्स हमारी उसमें 44% लगी हुई है। हमारी वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा, और यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कौन से सेक्टर में लगी है, प्राइमरी सेक्टर में लगी है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में जो इनकम जनरेशन होती है वो बाकी सेक्टर से कंपैरेटिवली कम होती है। इसलिए हमारी वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व होना चाहिए टर्शियरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में। तो लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शिफ्ट करना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर में एंड टर्शियरी सेक्टर में। अब यहाँ जैसा हमने पढ़ा कि 44% जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है प्राइमरी सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में काम कर रही है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, 15% है, क्योंकि इसमें इनकम जनरेशन कम है। तो क्या सिर्फ इनकम जनरेशन ही कम है या और भी कोई समस्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत इजी भी है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि जब किसी भी काम में आवश्यकता से अधिक लोगों को काम पे रखा गया हो तो जितने लोग एक्स्ट्रा उसमें काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है वो सभी अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि किसी काम में, खेती बाड़ी के काम में हमें 10 लोगों की आवश्यकता है। 10 लोग उस पूरे खेत पे, पूरी जमीन पे एक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सारे जितने भी संबंधित क्रियाएं हैं एग्रीकल्चर की, मतलब जो कुछ भी एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो भी काम करना उन सबको वो 10 लोग मिलके बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक मैक्सिमम आउटपुट वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वहां पर अब 15 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, तो जितने लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं क्या उनकी उस काम में जरूरत थी? नहीं। फिर भी वो उस काम को कर रहे हैं क्योंकि करने के लिए कुछ और है नहीं। तो उनकी जो एनर्जी है, उनका जो टैलेंट है या उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसका उसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो लोग भले ही काम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी जरूरत वहां है ही नहीं। उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी है ये। हमें दिख रहा है कि वो रोजगार है उनके पास, वो काम कर रहे हैं, सुबह खेतों में जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में ही काम कर रहे हैं? कुछ तो थोड़ा बहुत काम करते होंगे लेकिन उसकी कोई प्रोडक्टिविटी वहां नजर नहीं आ रही। उनकी जरूरत ही नहीं थी इनफैक्ट वहां पे।
इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई परिवार है, उसमें पहले 4 लोग थे और उनके पास सपोज 2 एकड़ ज़मीन है, और मान लो उस 2 एकड़ ज़मीन पर वो 4 लोग मिलकर जो है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस ज़मीन का सारा काम खुद कर लेते हैं। अब उस परिवार में मान लो 2 बेटे थे, आगे उनकी शादी होगी, उनका भी परिवार हो गया, अब उनके भी आगे बच्चे हो गए, और मान लीजिए जो 4 लोगों का परिवार था, अब ये परिवार हो गया 12 लोगों का। अब सारे के सारे लोग उन्हीं खेतों पे काम कर रहे हैं, सब लोग, उनके पास जमीन तो उतनी ही है लेकिन काम सभी उस पे कर रहे हैं। अब आप सोचिए, पहले 4 लोग मिलकर सारा काम कर लेते थे, लेकिन अब उसको 12 लोग कर रहे हैं। ये जो 8 लोग एक्स्ट्रा काम पे लगा दिए गए हैं, ये अंडर एम्प्लॉयड हैं, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी का, इनके पोटेंशियल का उसमें कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर इन 8 लोगों को इस काम से बाहर निकाल दिया जाए तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बल्कि इन लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में या टर्सी सेक्टर में अगर ये काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा लोग हैं, 8 लोग जो एक्स्ट्रा हैं, ये अगर सेकेंडरी और टर्सी सेक्टर में काम ढूंढते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो ये अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या है, सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, उन्हीं खेतों पर काम कर रहे हैं, तो दे आर अंडर एम्प्लॉयड। दे अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में है, और सबसे ज़्यादा ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो बाकी सेक्टर्स में नहीं है, बाकी सेक्टर्स में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम सर्विस सेक्टर की बात लें, बहुत सारे लोग जो प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, या वेल्डर का काम कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे और भी स्किल्स हैं जो लोग एक तरह से सर्विस सेक्टर का हिस्सा हैं। भले ही वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हों, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंडर ही आता है। तो आप देखते हैं कि शहरों में जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनके पास फुल टाइम काम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास उनको कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं भी मिलता है। कभी वो 4 घंटे काम कर रहे हैं, कभी 6 घंटे काम कर रहे हैं, कभी 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो कभी कभी काम मिल ही नहीं रहा है। तो ये लोग भी क्या हैं, दे आल्सो फेस द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उनके पास फुल टाइम काम नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब सीधा सा है कि जैसे हमारे इंडिया में जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं, कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे जो है वो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है। अब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, वो काम कर भी सकता है, लेकिन उसको 8 घंटे का काम नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ 4 घंटे का काम मिल रहा है, 2 घंटे का काम मिल रहा है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है। और इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट कहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही इस तरह का होता है, सेकेंडरी सेक्टर में भी हो सकता है, टर्सी सेक्टर में भी हो सकता है, कि जहां पर आदमी काम करने के लिए तैयार है, वो ज्यादा घंटे काम कर सकता है। एटलीस्ट स्टैंडर्ड आवर्स जो है 8 घंटे, उसके लिए तो रेडी है काम करने के लिए वो, लेकिन काम है ही नहीं, उसको 2 घंटे का काम मिल रहा है, 4 घंटे का मिल रहा है, तो वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो सामना है, ये बहुत सारे लोग हमारे देश में कर रहे हैं। इसके साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक और एस्पेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, उसने मास्टर्स डिग्री कर रखी है किसी सब्जेक्ट में। अब जिस भी सब्जेक्ट में उसने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो उसका एक तरह से उसकी एजुकेशन जो है, उसके हिसाब से तो उसको उस तरह का ही काम मिलना चाहिए जो उसके पास एजुकेशन है। बट सपोज कि अनफॉर्चुनेटली वो किसी ऑफिस में पीएन का काम कर रहा है। बहुत सारे केसेस आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर्स, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो लोग इस तरह का काम भी कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में। अब मान लीजिए एक पीएन का काम कर रहा है वो, तो क्या उसके टैलेंट का सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। उसके पास जो एजुकेशन है, क्या उस काम का और उस एजुकेशन का कोई आपस में लेना देना है?
भाई पीएन की जॉब तो कोई एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, या जिसने 8th 10th पास की होगी वो भी कर सकता है उसी काम को। तो फिर उसकी मास्टर डिग्री का जो उसके पास एक जो उसकी स्किल्स है या अनुभव है या जो उसके पास एजुकेशन है, उसका कहीं इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वो भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। वो उस काम को छोड़कर ज़्यादा अर्निंग कमा सकता है। अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अगर उसको जॉब मिलती है तो वो अच्छी आमदनी कमा सकता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में ज़्यादा पैसे कमाने की अपनी क्षमता रखता है, तो इसका मतलब है कि जिस काम को पहले कर रहा है वो, उसमें वो अंडर एम्प्लॉयड है, उसकी स्किल्स का उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देन अगेन ही इज ऑल्सो फेसिंग द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें एक ही हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। तो लेट अस कंक्लूड दिस नाउ। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। हमारे देश की बहुत बड़ी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है और काम वहाँ है नहीं। हो सकता है कि जो काम 44% पॉपुलेशन कर रही हो उसको सिर्फ 10% ही लोग कर रहे हो एक्चुअली सेंस में, उसमें 34% जो वर्कफोर्स है वो एक्स्ट्रा लगी हो। अब इसका समाधान क्या है कि 34% जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन या वर्कफोर्स उसमें लगी हुई है, जितना भी है, इट इज जस्ट एन आइडिया, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सरप्लस वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, अगर उसको वहां से निकाल कर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अगर उन लोगों को इन सेक्टर्स की स्किल्स दी जाएं, तो नेचुरली है कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। ये अपनी जो इनकम लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, ये जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज कर सकते हैं। तो ये समय की ज़रूरत है कि इस तरफ जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द disguised unemployment. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.